नमस्कार छात्रों। श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा हिंदी विभाग के माध्यम से मैं नागदेव जीएन। कल की कड़ी में हमने पाठ क्रमांक 8 जो कि सुनो किशोरी, इस रचना का पहला हिस्सा देख लिया है। और सुनो किशोरी इस रचना के रचनाकार जो है वे है आशा रानी ओहरा। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से पत्र शैली में लिखा गया है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ि और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों, दुश्चिंताओं आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सखी का मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। ये लेखिका अपनी बेटी को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है। तो लेखिका ने बता दिया है कि भारतीय संस्कृति जो नाते होते, जो रिश्ते होते हैं, उसका एक अटूट हिस्सा बन चुका है। बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के माध्यम से जो नए मूल्य सामने आ रहे हैं, उसे पहचानना है, उसे रेखांकित करना है। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने की लाभ के बजाय हानि ही उठानी पड़ती है। यह भी लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से बताया है। तो पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। तो पश्चिमी दुनिया, जिसे हम विदेश के माध्यम से कहा जाते हैं, जो विदेशी दुनिया का जो मूल्य होता है वे हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। ये लेखिका अपनी बेटी को बता रही है और वे कहती है कि हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी इच्छा परंपराओं को रूढ़ि में ढालना। तो लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है जो विदेश की जो रूढ़ियाँ है, विदेश की जो परंपरा है, उसका जो मूल्य है, उस नए मूल्यों को हम पर्याय के रूप में नहीं अपना सकते। ये लेखिका बता रही है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट चुके हैं, फूट गए हैं कि उन्हें जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा कि अपने आधार को कमज़ोर करना, कि उसे जैसे का तैसा जोड़कर खड़ा करने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि आपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ ही कह सकते हैं कि अपनी इच्छा जो होती है, अपने मन में पैदा होने वाली जो आकांक्षा है, इच्छा है, जो परंपराएं है, जो रूढ़ियाँ है, उसमें हमें डालना चाहिए। ये लेखिका यहाँ पर बता रही है। वे आगे चलकर कहती है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगति समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, नीति, रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। तो लेखिका ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि समय के साथ अपना जो अर्थ होता है, उस अर्थ को हम खो चुके हैं। वर्तमान समय के माध्यम से जो प्रगति, उन्नति के पथ पर चलने वाला जो समाज है, प्रगति करने वाला जो समाज है, उसके पीछे ले जाने वाले समाज की कोई रीति या रूढ़ियाँ या नीति जो होती है, समय के साथ उसका अनुपयोग, जिसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं, उसका अनुपयोग हो गया है और उसका मूल्य जो है दिन ब दिन हम छोड़ते चले आ रहे हैं। उपयोगी मूल्यों को हमें निरंतर जोड़ना है और बहती धारा की परंपरा जो है, जो रूढ़ी है, जो स्थिरता है, उस रूढ़ी को हम स्थिर करना है नहीं है हो सकता, क्योंकि उस रूढ़ी को हमें रोकना है, उसे स्थिर करने की कोशिश कर लेनी है। ये बात लेखिका अपनी बेटी को यहाँ पर समझा रही है। आगे चलकर लेखिका कहती है, यही अंतर है हम दोनों में कि पुरातन काल के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग जिसे हम कहते हैं, बुजुर्ग तथा युवावस्था में जीने वाले जो कुमारियाँ होती है, जो नारियाँ होती है, उसी के साथ साथ जो किशोरियाँ होती है, उन्हें
समझाने की कोशिश करते समय लेखिका कहती है कि हम दोनों में यही अंतर है। जो रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। कि रूढ़ी जो है अपनी जगह पर स्थिर है, और जो पुरातन काल से चली आ रही है हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो निरंतर प्रगति की ओर गतिशील बनती चली जा रही है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर गली गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देश विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अप, अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बढ़ाकर गिरेंगे ही। तो लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर बताई है। वे कहते हैं कि लेखिका तथा उनकी बेटी में इन दोनों में जो अंतर है, जो तफावत है, वे रूढ़ी के माध्यम से तथा परंपरा के माध्यम से उन्होंने बता दिया है। भारतीय संस्कृति के माध्यम से जो प्रथा यहाँ पर निरंतर चलती आ रही है, वे हमेशा के लिए प्रगतिशील है, लगातार गतिशील बनती चली आ रही है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जिसे हम धारा कहते हैं, उस धारा जो हर गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और भीतरी बाहरी देसी विदेशी जो भी उपयोगी वस्तु होते हैं उसका जो मूल्य होता है, उस मूल्य को अपने समेट लेकर चलना, उस मूल्य को अपने साथ लेकर चलना है। इसीलिए लेखिका कहती है, मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को बरकस जोड़कर, पूरी शक्ति के माध्यम से जोड़कर खड़ा करने में कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य, जो कि पूरी तरीके से जर्जर मूल्य जो होता है बढ़ाकर गिरेंगे ही, यानी कि तेजी से गिरकर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उस गतिशीलता के माध्यम से बरकस मूल्य को जोड़कर हमें जीना नहीं है, अपनी रूढ़ी तथा परंपरा को अपनाते हुए हमें जीना है। यही बात लेखिका अपनी बेटे को यहाँ पर समझा रही है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम में नहीं होंगे। तो लेखिका ने यहाँ पर बता दिया है कि इसी तरह जो पश्चिमी मूल्य हैं, विदेशों के माध्यम से आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें अपनाना नहीं है, जो इस धरती के अनुकूल नहीं है। भारत की जो भूमि है, उस भूमि के अनुकूल वह स्थिति नहीं है, उसका मूल्य नहीं है। पश्चिमी देशों का जो मूल्य है, उनकी जो संस्कृति है, उनके यहाँ भी वह अच्छी लगती है। जिस जगह पर उनकी संस्कृति है वहाँ पर वे अच्छी लगती है। भारतीय संस्कृति जो होती है, यहाँ की जो प्रथा है, यहाँ की जो रूढ़ियाँ है, वे भारत में ही उग कर आती है, कि वे कहीं पर भी उगाई नहीं जा सकती। ये लेखिका यहाँ पर कहती है, अगर उगाने की हम कोशिश करेंगे, भारत में पश्चिमी संस्कृति को उगाने की कोशिश करेंगे, उसका पौधा हम लगा देंगे तो वह पौधा आएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई फल तथा फूल नहीं आएंगे। और होंगे तो अगर फूल तथा फल आएंगे तो भी वे जल्दी से झड़ जाएंगे और वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है वह विनाश की ओर चला जाएगा। इसीलिए लेखिका कहती है कि हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना है, विदेशी संस्कृति को अपनाना नहीं है। मुझे लगता है पत्र का ये अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर अपनी संस्कृति व अपनी परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वे अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। तो लेखक ने यहाँ पर बता दिया है कि लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप यह आज पत्र का मैं एक छोटा सा अंश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। जब उसे पढ़ लेगी तो तुम्हें कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम विदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रही है। बेहतर है कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उसे ठीक से समझने की कोशिश कर। जब भी तुझे वक्त मिल जाता है, फुर्सत मिलती है,
समय इससे संबंधित साहित्य जो होता है, भारतीय संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में जो भी साहित्य होता है, उस साहित्य को पढ़ने की कोशिश कर, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी है। भारत में रहने वाले आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी है और भारतीय लड़की के लिए भी बहुत ही जरूरी बात है। लेखिका यहाँ पर कहती है, जिसने वह अपनी धरती और अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके, ये जानकर मैं तुम्हें भारतीय संस्कृति का साहित्य पढ़ने के लिए बता रही हूँ, लेखिका यहाँ पर कहती है। या तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। मैं तुम्हें यह पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हारी सहेली जिनका नाम रचना है, उनके संदर्भ में यह प्रसंग मैं इसलिए लिख रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी सीमा रेखा को समझ नहीं पाया है। भारतीय संस्कृति को रचना ने समझ नहीं पाया है और इसलिए तुम अपनी सहेली को समझाने की कोशिश करें, उसे समझाने के प्रयास करें। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। खाली एक रचना का संघर्ष नहीं है, तो उस रचना के माध्यम से जो भी पीढ़ी सामने आने वाली है, उस पीढ़ी का संघर्ष है। ये पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। तो लेखक ने बता दिया है कि मैं तुम्हारी सहेली रचना के बारे में यह पत्र लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी सहेली रचना जो है, उन्होंने सीमा रेखा को पार कर लिया है। भारतीय संस्कृति जो है, उस संस्कृति के माध्यम से रचना के तौर पर यह पूरी पीढ़ी का संघर्ष अब बन चुका है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तोड़कर फेंक रही है और नए मूल्यों के नाम पर केवल विदेशी जो पश्चिमी देश है, उन देशों को मूल्यों को अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे उन्हें जानती पहचानती है या नहीं, यह बात भी अचरज में डालने वाली है। कई उधार मूल्य लेकर, विदेशियों के उधार मूल्य लेकर ही समय का काम चला लेना, ये बात ठीक नहीं है। नए मूल्यों का निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं है। नए मूल्यों के निर्माण का दम जो है, वे अभी भी उसमें प्राप्त नहीं है। ये लेखिका प्रस्तुत रचना के माध्यम से अपनी बेटी को कहती है। वे कहती है, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। तो सुनो कि नए मूल्यों का अगर निर्माण करना है, नई चीज़ों की नवनिर्मित करनी है, तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती के ऊपर लाना होगा, उसे यहाँ पर टिका लेना होगा, तभी उस मूल्यों को हमें अपनाना पड़ेगा। ये बात लेखक कहती है। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी कि आपने जो बल होता है, जो शक्ति होती है, ताकत होती है, सामर्थ्य होता है और उनकी जो सीमाएं होती है, उन सीमाओं को, उस पगडंडी का रास्ता जो बन चुका है, उस पगडंडी के रास्ते को काटना है और यही पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तो लेखिका कहती है कि अपना साहस, अपना सामर्थ्य, अपनी सीमाएं जो है, उसे हमें जानना है, पहचानना है। जिस राह के ऊपर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, वे पगडंडी के माध्यम से उस राह में आने वाली कठिनाइयों को हमें काटना है। यह पगडंडी काटने का साहस जो है, पहले तुम में या तुम्हारी सहेली में होना आवश्यक है, जरूरी है। और नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी कि तुम्हारी साहस, तुम्हारी शक्ति तथा तुम्हारी हिम्मत जो होती है, उस साहस के माध्यम से नई राह जो है, और वो बड़ी राह है, वहाँ पर दिखाई देगी। लेखिका कहती है, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। तो लेखिका अपनी बेटी को कहती है कि तुम अपनी सहेली रचना को यह बात समझाने की कोशिश कीजिए कि बात करते समय क्रांति के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है और करना बहुत ही आसान बन चुका है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं ही टूटकर हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। तो लेखिका कहती है कि आप अपने सहेली को समझाने की कोशिश कीजिए कि क्रांति की बात मुंह से करना बड़ी
मुंह से बातें करना बड़ा आसान बात है, लेकिन छोटी सी क्रांति करना है तो उसके लिए हमें साहस दिखाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी कठिनाई आती है उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक ही झटके में यूं ही अगर उसमें हम क्रांति नहीं कर पाए तो यूं ही एक ही झटके में हम हार कर बैठ जाते हैं और निहायत वह हमारी मूर्खता बन जाती है। पूरी तरीके से वे हम मूर्खता के माध्यम से लोग हमारी तरफ देख लेते हैं। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, तो अभी तो वह प्रथम वर्ष के जो पूर्वार्ध होता है, जो पहला वक्त होता है, उसी में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेखिका कहती है कि जीवन में क्रांति करने की बातें मुंह से की जाती है, बहुत ही आसान बात है, लेकिन अगर उसमें हम पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए, उसमें कोई कठिनाई आई, एक ही झटके में हम हार गए, तो वहाँ पर हमें पूरी तरीके से मूर्खता हम साबित हो जाएगी। फिर अभी भी तुम्हारी सहेली जो है वे प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। अभी अभी उन्होंने प्रेम किया है, अभी उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये बात जो है लेखिका अपनी बेटी को, अपनी सहेली को समझाने के लिए कह रही है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को देखे जाने जांचे परखे। तो कॉलेज जीवन होता है, कॉलेज जीवन में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि होती है। उस अवधि में अपने पास आने वाले जो मित्र होते हैं, तरह तरह के मित्र होते हैं, और उसके साथ रहकर एक दूसरों को देखे, जाने, जांचे और उसी के साथ साथ उसका निरीक्षण अच्छी तरीके से करे, उसे परखे और एक दूसरों की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। तो एक दूसरों की राह का रोड़ा न होते हुए, उन्नति में बाधा पैदा न करते हुए, उनमें प्रेरणा पैदा कीजिए, ताकत पैदा कीजिए और ताकत बनकर परस्पर विकास के माध्यम से उसके साथ सहभागी होकर सहभागी बन जाइए। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरों के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरों को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। तो लेखिका ने कॉलेज जीवन के माध्यम से जो छात्रा और छात्राएं एक दूसरों के प्रेम में, एक दूसरों के ऊपर प्रेम करने लगते हैं, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांचे, बिना परखे वे एक दूसरों के राह में चले आते हैं। तो उसी वक्त जो आप उन्नति कर रहे हैं, जो प्रगति की ओर चले जा रहे हैं, उससे प्रेरणा लीजिए, उनकी ताकत बनकर परस्पर विकास के माध्यम से उन्हें सहभाग दे दीजिए। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति जब पूरी हो जाती है, यदि वे एक दूसरों के साथ पूर्ववत पहले के जैसे वे एक दूसरों के साथ प्रेम के साथ, लगाव के साथ महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई हुई कमियों, जो भी गलतियां होती है, उन्हें उनकी दोस्ती में कोई दरार पैदा नहीं कर सकते, दरार पैदा नहीं कर डाली, तो वे एक दूसरों को उनकी समस्त खूबियों को, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले और एक दूसरों के साथी बने। उस स्थिति में भी की गई यह एक कथित क्रांति न कठिन होगी, न उस क्रांति के माध्यम से असफलता प्राप्त होगी। लेखिका यहाँ पर कहती है, आगे चलकर लेखिका ने बता दिया है, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि मेरी राय है कि रचना को और उसका जो दोस्त है, उन दोनों को साहस के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से प्रतीक्षा करनी होगी और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद, एक दूसरों को जांच लेने के बाद, परखने के बाद वे उसके साथ
दोस्ती निभाए, उसके ऊपर प्रेम करे, ये बात लेखिका कहती है। और इसी बीच में पूरे जतन के साथ एक दूसरों के लिए स्वयं को तैयार करें। तो इसी बीच पूरे जतन के साथ एक दूसरों के लिए स्वयं को तैयार करें और एक दूसरों को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। कि एक दूसरों की तैयारी न करते हुए जल्दबाजी के माध्यम से अगर पढ़ाई के वक्त ही वे दोनों एक दूसरों की माध्यम से शादी कर लेते हैं, शादी का निर्णय ले लेते हैं, तो केवल वह उनकी मूर्खता होगी, वे उनकी बेवकूफ़ी होगी। और उसी प्रकार कहा जाता है और उसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। एक लेखिका कहती है, ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो कोई छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। तो जल्दबाजी के माध्यम से पढ़ाई के बीच अगर शादी का निर्णय ले लेता है तो वह उनकी बेवकूफ़ी हो सकती है। इस कथन के माध्यम से उनके जीवन में न क्रांति आएगी, न जीवन में वे सफल बन जाएंगे। निश्चित ही ये बात उन्हें समझना चाहिए। लेखक यहाँ पर कहती है, और इतनी जल्दबाजी के माध्यम से की गई छोटी छोटी जो भी कामें होती है, जो भी काम करने के लिए हम उसे उठाते हैं, तो छोटा कदम भी शायद असफल बन जाता है। इसीलिए ये तो जिंदगी का अहम फैसला है और इस फैसले को लेते समय हमें सजग तथा सावधान रखकर ही उस फैसले को लेना पड़ेगा। ये बात लेखिका अपनी बेटी को, रचना को समझाने के लिए यहाँ पर कह रही है। मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। तो लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है, मैं समझती हूँ कि रचना की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं और मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुमने जो निर्णय ले लिया है वह सही है। उस निर्णय के ऊपर तटस्थ रहना ही ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि वे कहती है, यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना नहीं है। तो लेखक कहती है कि यदि तुम रचना के बारे में तटस्थ रहना चाहते हो तो यह तुम्हारी मूर्खता होगी। यदि तुम सचमुच उसकी प्यारी सहेली हो, सगी हो, संबंधी हो और उसका हित अहित तुम्हें अच्छे तरीके से जानना है, परखना है, देखना है और यह तुम्हारा आद्य कर्तव्य बन जाता है और उसमें हस्तक्षेप करना भी है। लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है, पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है, हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। तो रचना को इसके लिए दोष देने या उसकी अनुचित कार्य को, बुरे कार्य को बहलावा करना, ये बात नहीं बनेगी, जरूर बिगड़ जाएगी। इसलिए हो सकता है कि कथित प्यार के माध्यम से जो पागलपन, जो जुनून, जो उन्माद, उसका उल्टा असर हमारे जीवन में हो सकता है। तो हमारी बात बुरा मानकर उसमें कन्नी काटने, इनके बचकर निकल जाने की बात हो सकती है। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। ये बात जो है लेखिका अपनी बेटी के माध्यम से उनकी बेटी की सहेली जो रचना है उसे समझाने के बारे में यहाँ पर बता रही है। और सुगंधा जो है अपनी माँ के पत्र को यहाँ पर पढ़ रही है। तो बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है वे अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।